Good morning, dear student. Myself, Manohar Lal Jingar, PGT Economics, Kendriya Vidyalaya, Baswada. In this video, today we will going to understand the topic mode of class 11th Statistics for Economics. Before starting my video, I would like to request all of you, please subscribe my YouTube channel Eco Mantra on the link given below for more videos of economics. So let's start the topic mode. So first of all, we need to understand what is mode. The definition of mode: the value around which maximum concentration of items occurs in is called the mode of the series. The word mode is derived from the French word la mode, which signifies the most fashionable values of a distribution because it repeated the highest number of time in the series. तो मोड की डेफिनेशन का सिंपल सा हमें जो टर्म याद रखना है कि जो आइटम सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी हो, उसको हम मोड वैल्यू कहते हैं. यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उस सीरीज़ में वैल्यू, उसको हम मोड कहते हैं. और ये जो मोड वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड ला मोड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मोस्ट फैशनेबल वैल्यू. मोस्ट फैशनेबल वैल्यू का मतलब यही है कि किसी सीरीज़ में हमारे पास जो वैल्यूज़ है उसमें सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू ही यहाँ पर मोस्ट फैशनेबल वैल्यू है. सिंपली मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड डेटा वैल्यू. तो सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड डेटा वैल्यू विच इज़ डिनोटेड बाय Z. इसको हम Z से डिनोट करते हैं. नाउ वी कैन कैलकुलेट मोड अंडर डिफरेंट 3 सीरीज: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज. सो फर्स्ट, मोड अंडर इंडिविजुअल सीरीज. In individual series, data are ungrouped or in a raw form. So in this series, we observe the series and find out that which value is occurred most frequently in that series. And we do not use any formula. It is simply based on our observation only. For example, तो इंडिविजुअल सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम जानते हैं ना तो कोई फ्रिक्वेंसी होती है, ना डेटा आपका अरेंज होता है. सिंपली उसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, या आप उसको ऑब्ज़र्व करके सिंपली आपको ये देखना होता है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है. तो जो वैल्यू जितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, जितनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रिपीट होगी वो आपका मोड वैल्यू कहलाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वी कैन सी दैट since the value of 27 occurs maximum number of time. जैसे 27 की वैल्यू इस सीरीज़ में, ये इंडिविजुअल सीरीज़ का एग्जांपल है, और इसमें 27 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. इसका मतलब ये है कि इस सीरीज़ में मोड वैल्यू जो है वो 27 है और विच कैन बी ट्रीटेड एज मॉडल मार्क्स. तो सिंपली हमें क्या करना होता है, इंडिविजुअल सीरीज़ में ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये पता लगाना होता है कि कौन सा आइटम मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है. जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है आइटम, उसी को हम मोड वैल्यू मानते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है. उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की. सो अंडर डिस्क्रीट सीरीज, डेटा आर ग्रुप्ड एंड क्वाइट ऑफन मोड कैन बी डिटरमाइंड जस्ट बाय इंस्पेक्शन. इसमें हम ओनली इंस्पेक्शन मेथड से मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मार्क्स वैल्यू रहेगी, साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी भी रहती है. तो जिस वैल्यू की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो वैल्यू आपकी मोड वैल्यू हो जाती है. और ये भी सिंपली हम ऑब्ज़र्व करके, इंस्पेक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोड वैल्यू क्या है. इन दिस सीरीज वी कैन यूज़ 2 मेथड्स टू कैलकुलेट द मोड: ऑब्जर्वेशन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो फ्रिक्वेंसी है क्लियर हो और उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं हो कि भी इनमें से 2 सीरीज़ की वैल्यू बराबर आ गई है, दोनों मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तब हमें प्रॉब्लम नहीं होती है. तो उस कंडीशन में डायरेक्टली हम ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंपली एक ही वैल्यू ऐसी होती है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है. लेकिन दूसरा मेथड होता है ग्रुपिंग मेथड. उसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है या हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, वो क्लियर नहीं हो और दोनों बराबर हो,
तब हमें ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि इन दोनों में से किसको हम मोड वैल्यू के लिए सेलेक्ट करें। तब हम ग्रुपिंग मेथड को यूज़ करेंगे, जिसको हम आगे समझेंगे। अंडर ऑब्जर्वेशन मेथड वी सिंपली लुक एट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मैक्सिमम और हैविंग हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में आपको क्या करना है, सिंपली आपकी सीरीज़ को देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है कि इस सीरीज में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किस वैल्यू की है। जिस वैल्यू की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम मोड वैल्यू मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, और उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 ये हमारा वेरिएबल है। फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 2, 8, 20, 10, 5। तो अगर हम इस सीरीज़ को ऑब्ज़र्व करें तो सिंपली हमें पता चलता है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 20 है, और वो 20 जो फ्रिक्वेंसी है वो किस वेरिएबल की है, 30 की। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाला जो वेरिएबल है वो 30 है। दैट इज़ वाई इन दिस सीरीज़, इन डिस्क्रीट सीरीज़, द वैल्यू ऑफ मोड इज़ 30। ठीक है ना। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है, जिस सीरीज़ की होती है, जिस वैल्यू की होती है, उसको हम मोड वैल्यू मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग मेथड। देखिए ग्रुपिंग मेथड हम यूज़ करते हैं, थोड़ा ये लंबा होता है। इसमें 2 टेबल बनाते हैं हम, ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल, और फिर फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाली सीरीज़ या वैल्यू कौन सी है। तो इसमें हमें पैटर्न को समझना होता है कि ग्रुपिंग का पैटर्न क्या रहेगा, कितने कॉलम बनेंगे, किस फ्रिक्वेंसी का किस कॉलम में पेयर बनेगा। उस पैटर्न को हमें थोड़ा प्रैक्टिस करके याद रखना होगा। अगर हम इसको याद रखें और प्रैक्टिस कर लें तो ये मेथड भी हमारे लिए बहुत ईजी होता है। अंडर दिस मेथड ग्रुपिंग ऑफ द डेटा इज़ डन बाय प्रिपेयरिंग ए ग्रुपिंग टेबल कंसिस्टिंग ऑफ 6 कॉलम इन एडिशन टू ए कॉलम फॉर द वेरिएबल। देखिए ग्रुपिंग मेथड में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जो हमारे वैल्यू और फ्रिक्वेंसी, क्लास और फ्रिक्वेंसी ये दी हुई होती है हमें, या जो डिस्क्रीट सीरीज़ की वैल्यू है जिसमें आपको वैल्यू और फ्रिक्वेंसी दी हुई होती है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, 6 कॉलम हम बनाते हैं इन एडिशन टू ए कॉलम फॉर द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल को छोड़कर 6 कॉलम, या अगर हम कहें फ्रिक्वेंसी को अगर आप ऐड कर दें वेरिएबल के साथ जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, उसके बाद आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 5 कॉलम आप हेडिंग बना लेंगे। अब फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, इन फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम होता है हमारा वो फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम होता है, और फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो उस कॉलम में आपको क्या करना है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज़ मार्क्ड और पुट इन ए सर्कल। जो भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, चाहे 1 है, चाहे 2 है या 3 है, जितनी भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, अगर वो सेम वैल्यू है, 2 बार आ रहा है, तो दोनों को हमें मार्क कर लेना है, सर्कल कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। सेकंड कॉलम में क्या करना है, फ्रिक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन टूज। शुरू से लेकर जो सेकंड कॉलम होगा उसमें जो फ्रिक्वेंसी का जो आप ग्रुपिंग करेंगे वो आपको देखना होगा, शुरू से जो फ्रिक्वेंसी है उनके 2-2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 का पेयर बना के उसका टोटल करना पड़ेगा सेकंड कॉलम में आपको। ठीक है, इसको हम आगे एग्जांपल से समझेंगे। तो ये पैटर्न आपको याद रखना ज़रूरी है। थर्ड कॉलम में लीव द फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एंड देन ग्रुप द रिमेनिंग 2। थर्ड कॉलम में हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को हम छोड़ देंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूसली 2 का पेयर बनाएंगे, फ्रिक्वेंसी को 2 का पेयर बनाएंगे और उनको टोटल करते जाएंगे। फोर्थ कॉलम में हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन 3s। फोर्थ कॉलम में हमें शुरू से 3 फ्रिक्वेंसी लेनी है और कंटिन्यूसली 3-3 का पेयर बनाना है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा, अगर आपका किसी कॉलम में जो पैटर्न है 3 का या 2 का, अगर लास्ट में आपका वो पेयर नहीं बन रहा है, तो जो पेयर नहीं बन रहा है वो फ्रिक्वेंसी आपको ऐसे ही वहाँ पर यूज़ नहीं करनी है, उसको छोड़ देना। जैसे सपोज आपको फोर्थ कॉलम में क्या है, 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, आपने 3 का पेयर बना दिया और उसके बाद जो मान लो 2 फ्रिक्वेंसी बची लास्ट में, अब 3 का पेयर के लिए 3 फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उन 2 फ्रिक्वेंसी को यूज़ नहीं करेंगे, वहीं पर छोड़ देंगे और नेक्स्ट कॉलम की ओर मूव करेंगे। ठीक है, और जो ये ग्रुप है इसमें हमें क्या करना है, जो हम टोटल कर रहे हैं उस कॉलम में जो हाईएस्ट टोटल आता है उसको भी हमें मार्क करना है या सर्कल करना है। ठीक है,
हर जैसे फर्स्ट में जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी उसको आपने मार्क कर लिया, सेकंड में 2 का पेयर बनाते हुए जो टोटल आया उसका हाईएस्ट वैल्यू को मार्क कर लिया आपने, थर्ड में आपने फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को छोड़कर 2 का पेयर बनाया और पेयर से जो टोटल आया उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू उसको मार्क कर लिया, फिर फोर्थ कॉलम में आपने 3 का पेयर बनाया शुरू से और 3 का पेयर बना के जो टोटल आया उसका हाईएस्ट टोटल उसको मार्क कर लिया। ठीक है, सो इन नेक्स्ट कॉलम 5 हम क्या करेंगे, लीव द फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एंड देन ग्रुप द रिमेनिंग इन थ्रीज। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम छोड़ देंगे और जो रिमेनिंग है 3 उसके बाद जो 3 की फ्रिक्वेंसी का पेयर बनाएंगे उसका टोटल करेंगे। इस तरह से उस कॉलम में जो हाईएस्ट टोटल होगा उसको भी हम मार्क कर देंगे, सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलम 6 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 फ्रिक्वेंसी को हम छोड़ देंगे। फर्स्ट 2 फ्रिक्वेंसी को छोड़ने के बाद फिर से हम 3 का पेयर बनाएंगे और अगर 3 का पेयर नहीं बनता है तो उन फ्रिक्वेंसी को हम कुछ भी नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, उनको ऐसे ही हमें छोड़ देना है। इस तरह से हमने इन 6 कॉलम में ये जो पैटर्न है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले जो फ्रिक्वेंसी है जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी उसको मार्क कर लिया, सेकंड कॉलम में 2 का पेयर बनाना है और हाईएस्ट टोटल को हमें मार्क कर देना है, थर्ड में फर्स्ट को छोड़कर 3 का पेयर बनाना है और हाईएस्ट को मार्क कर लेना है। टोटल जो हाईएस्ट का मतलब यहाँ पर उन पेयर बनाने के बाद जो टोटल आता है उसको हमें सर्कल करना है। 4 में हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी को जो है 3 का पेयर बनाना है और जो हाईएस्ट टोटल है उसको मार्क कर लेना है। उसके बाद 5th में फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को छोड़कर 3 का पेयर बनाना है और हाईएस्ट को मार्क कर लेना है और 6 कॉलम में फर्स्ट 2 को छोड़कर 3 का पेयर बनाना है और हाईएस्ट को मार्क कर लेना है। द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी टोटल इन ईच ऑफ द 6 कॉलम इज़ आइडेंटिफाइड। ठीक है, सभी 6 कॉलम में जो आपने टोटल किया है पेयर बनाकर वो टोटल में आपको हाईएस्ट वैल्यू देखनी है और उस हाईएस्ट वैल्यू को सर्कल आप कर लें, मार्क कर लें और उस बेस पर हम एनालिसिस करेंगे आगे एनालिसिस टेबल में। देखिए ये एक एग्जांपल हमारे सामने वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। वैल्यू है आपकी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द वैल्यू 12 एंड 14 हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 12 और 14 की जो वैल्यू है उनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 9। इसका मतलब यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम है वो 2 बार आ रही है, 2 वैल्यू की है तो रिपीट हो रही है। इट मीन्स इट इज़ नॉट क्लियर दैट विच वन वुड बी सेलेक्टेड एज मॉडल क्लास। ठीक है ना, मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास को हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मोड वैल्यू क्लियर नहीं है, इसलिए हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमने लिख ली, वैल्यू लिख ली फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में आपने फ्रीक्वेंसी लिख ली। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में तो फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ कर लिया आपने और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 9 है तो दोनों को हमने मार्क कर लिया। सेकंड कॉलम में हमने क्या किया, 2 का पेयर बनाया। जैसे 5 और 6 का पेयर बन गया तो 11 इसका टोटल हो गया। फिर 8 और 7 का टोटल किया तो 15 पेयर बन गया। फिर 9 और 8 का टोटल किया तो 17 पेयर बन गया। ठीक है, फिर 9 और 6 का टोटल किया तो 15 इसका टोटल बन गया। अब इस कॉलम में मैक्सिमम नंबर जो है वो 17 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 17 को मार्क कर देना है। ठीक है ना, ये गलती से यहाँ 15 हो गया है, आपको 17 को मार्क करना है क्योंकि जो हाईएस्ट वैल्यू है उसी को हम मार्क करते हैं। थर्ड कॉलम में हमने फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी उसको छोड़ दिया है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 5 है। उसके बाद हमने 2 का पेयर बनाया, 6 और 8 का पेयर हो गया 18, 7 और 9 का पेयर हो गया 16। ठीक है, फिर 8 और 9 का पेयर हो गया 17। उसके बाद 6 एक ही वैल्यू बचा है तो हमने उसको छोड़ दिया है। इसी तरह से 4 कॉलम में हम शुरू से 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 5, 6 और 8 का टोटल किया तो 19 आ गया। फिर नेक्स्ट 3 का पेयर हमने बनाया, 7, 9, 8 का टोटल किया हमने तो 24 आ गया। फिर हमारा पेयर नहीं बन रहा है तो 2 वैल्यू 9, 6 को हमने छोड़ दिया और इस 4 कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू 24 है उसको हमने मार्क कर लिया। फिर नेक्स्ट कॉलम 5th है तो 5th कॉलम में हमने क्या किया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 को छोड़कर 3 का पेयर बनाया, 6, 8, 7 और इनका टोटल कर दिया तो 21 आ गया।
उसके बाद 989 का टोटल किया तो 26 आ गया। इस कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू 26 है उसको हमने मार्क कर लिया। फिर 6 कॉलम में हमने क्या किया, 2 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3 का पेयर बनाया। तो 5 और 6 को हम यूज़ नहीं करेंगे। 8 7 9 उसके बाद है, उसको हमने पेयर बनाया तो 24 आया, यहाँ पर हमने 24 लिख दिया। फिर नेक्स्ट 3 का टोटल किया हमने, 8 9 6 का टोटल किया तो 23 आया। तो हर कॉलम में हमें क्या करना है, पेयर का टोटल करने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। और मार्क करने के बाद इस आधार पे अब हमारी क्या होगी, जो नेक्स्ट टेबल है जिसको आप एनालिसिस टेबल कहते हैं वो बनेगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम, उसमें कॉलम लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जितने भी कॉलम आपने बनाए वो रो वाइज यहाँ पर आप लिख देंगे, नीचे आपका टोटल आ जाएगा। और इधर आप वैल्यूज़ लिखेंगे, जो भी वैल्यूज़ वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमें ये देखना है कि फ़र्स्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कौन है, क्या नंबर है। तो हम देखते हैं कि फ़र्स्ट में 12 और 14 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है। तो उसको हमने क्या किया, उनके सामने हम डॉट लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। इसी तरह से सेकंड में जो हाईएस्ट टोटल है वो 12 और 13 की फ्रीक्वेंसी का टोटल है, तो 12 और 13 पे हमने मार्क कर लिया। इसी तरह से थर्ड में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 13 और 14 की फ्रीक्वेंसी का टोटल है, तो उसको हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे आप डॉट लगा सकते हैं या सर्कल बना सकते हैं या टिक लगा सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ कॉलम में जो है वो हाईएस्ट टोटल जो आया फ्रीक्वेंसी पेयर का वो 11 12 और 13 की फ्रीक्वेंसी का, इसलिए हमने उसके आगे टिक कर दिया। तो इस तरह से आपको सभी कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू है जिसको आपने मार्क किया, सर्कल किया, वो ये देखना है कि किस फ्रीक्वेंसी का टोटल है, और जिस फ्रीक्वेंसी का वो टोटल है वो किस वैल्यू या वेरिएबल से रिलेटेड है। उस वैल्यू या वेरिएबल के सामने हमें टिक लगा देना है, उसको मार्क कर लेना है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इन सभी टिक्स का, इन सभी सर्कल का या पॉइंट जो भी आपने मार्क किया है उसको हम टोटल करेंगे। तो टोटल करने पर हमें मिलता है 10 में 1 है, 11 का 2 है, 12 का 5 है, 13 का 4 है और 14 का 3 है। तो हमें ये क्लियर हो गया है कि मैक्सिमम जो टोटल आया है वो 5 आया है और वो किसका आया है, 12 का आया है। इसका मतलब अब हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया है कि 12 और 14 में से 12 ही आपका जो है मोड वैल्यू रहेगा, बिकॉज़ इसमें आपने एनालिसिस करके ये फाइंड आउट कर लिया है कि 14 आपका फ्रीक्वेंसी वैल्यू नहीं है, 12 आपका फ्रीक्वेंसी वैल्यू है। सो द वैल्यू अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, 5 टाइम्स जो अकर हो रही है वो 12 की वैल्यू के लिए फ्रीक्वेंसी अकर हो रही है, इसलिए द वैल्यू ऑफ मोड इज़ 12 इन दिस सीरीज़। तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, क्योंकि इसमें हमें क्लास नहीं होती है, इसलिए यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन ओवर हो जाता है, क्योंकि हमें यही पता करना होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम बात करें मोड अंडर कंटिन्यूस सीरीज़ की, तो कंटिन्यूस सीरीज़ हम सभी जानते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है। उसमें आपको लोअर लिमिट, अपर लिमिट दी हुई होती है, एक क्लास होती है, एक रेंज होती है और साथ में फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती है। तो इसमें भी इस सीरीज़ में हम 2 मेथड से यूज़ कर सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में हमें कुछ भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करना होता है, सिंपली हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। सिंपली सीरीज़ को देखेंगे, जिसमें जिस क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर आप उसको मेंशन कर देंगे कि ये मॉडल क्लास है, और उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है इसमें, और उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम मोड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। द फॉर्मूला इज़ z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फार्मूला हमें याद रखना होता है और फार्मूला इजी है, और इस फार्मूले की वैल्यूज़ भी हमें क्लियर होनी चाहिए। z मोड को डिनोट करता है, L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, या जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली क्लास है उसको हम मॉडल क्लास मानते हैं, और उस क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको हम L1 मानेंगे इस फॉर्मूले में। उसके बाद आता है आपका F1 इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, जो इसको आपने मॉडल क्लास माना है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो F1 कहलाएगी। F0
इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। जो भी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है उससे प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसको F0 मानेंगे हम। F2 इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो जो मॉडल क्लास है उसकी अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसको F2 मानेंगे। I इज़ द क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। तो जो भी मॉडल क्लास आपने ली है उसका L1 और L2 का जो डिफरेंस है, जिसको आप क्लास इंटरवल कहते हैं, वो आपका I की वैल्यू होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, और फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू किसको डिनोट करती है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम इजीली किसी भी सीरीज से मोड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट द मोड वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जैसे क्लास दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब क्लास आपका है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब इसमें क्या होता है कि आपको फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है 5, 7, 12, 8, 4। तो अब सिंपली हम ऑब्जर्व करके मॉडल क्लास इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। मॉडल क्लास कौन सी होगी इसमें? 20 to 30। क्यों होगी? बिकॉज इसी क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो है 12। अब इस मॉडल क्लास के बेस पर जो हमें इंस्पेक्शन मेथड से हमें मोड वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। फिर हम सबसे पहले लिखें, उसके बाद हम लिखेंगे इन द अबव एग्जाम्पल मॉडल क्लास इज़ 20 to 30 बिकॉज इट हैज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ 12। अब हम लिखेंगे एज पर मॉडल क्लास L1 इज इक्वल टू 20। मॉडल क्लास जो है वो आपकी 20 to 30 है, इसलिए उसकी लोअर लिमिट है 20। सो L1 हो गई 20। F1 मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है, सो F1 की वैल्यू हो गई 12। और F0 होता है आपका मॉडल क्लास से प्रीवियस क्लास की फ्रिक्वेंसी, यानी कि F0 हो गया 7। F2 होता है मॉडल क्लास के नेक्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी, यानी कि F2 हो गया आपका 8। और I होता है आपका क्लास इंटरवल 20 to 30 का डिफरेंस है 10। सो I इज़ इक्वल टू 10। इस तरह से हम सभी वैल्यूज़ को एक एक करके फॉर्मूले के नीचे लिखेंगे। उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे, और फॉर्मूला में जो सारी वैल्यू आपके पास अब आ गई है उसको आप पुट करेंगे। Z इज़ इक्वल टू 20 प्लस 12 माइनस 7। 12 F1 है इसलिए हमने वहाँ 12 लिखा, माइनस F0 7 है इसलिए वहाँ 7 लिखा। उसको फिर डिवाइड कर रहे हैं 2F1। अब ये F1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 के बाद हमने ब्रैकेट बना दिया और F1 की वैल्यू को ब्रैकेट में रखा यहाँ पर डिवाइड करने पर। तो F1 12 है तो 12 को हमने ब्रैकेट में रखा। उसके बाद देखिए, इसको थोड़ा हम जूम करके और अच्छे से समझ सकते हैं। 12 के बाद माइनस F0 की वैल्यू 7 है तो 7 लिख लिया हमने, माइनस F2 की वैल्यू 8 है तो 8 लिख लिया, इंटू 10 यानी कि I की वैल्यू 10 है। अब जब हम इसको फर्दर स्टेप में सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो हमने लिखा Z इज़ इक्वल टू 20 प्लस ऊपर हो गया 5। 12 माइनस 7 कितना होता है? 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 हो गया 24। और दोनों ही वैल्यू माइनस की है, माइनस 7 माइनस 8 होके माइनस 15 हो जाता है। तो हमने लिख दिया 24 माइनस 15 इंटू 10। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करेंगे, तो Z इज़ इक्वल टू हो गया 20 प्लस 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो हो गया 50 डिवाइडेड बाय 24 में से 15 माइनस कर दिया तो आ गया 9, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 50 बाय 9 को सोल्व करेंगे, यानी कि 50 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमने लिखा Z इज़ इक्वल टू 20 प्लस 5.55। तो इस तरह से सबसे लास्ट में हमने L1 को ऐड किया और पीछे से हम इसको सोल्व करेंगे। यही हमारा मेथड होता है, करेक्ट मेथड। तो 20 प्लस 5.55 को अगर हम देखें तो आंसर हमारा आया 25.55। इस तरह से कंटिन्यूस सीरीज में ये जो इंस्पेक्शन मेथड है और फॉर्मूला को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा मोड वैल्यू आ जाएगा। इसमें हमें फॉर्मूला याद रखना होगा, फॉर्मूले की वैल्यूज़ को याद रखना होगा, और स्टेप को केयरफुली सॉल्व करते हुए आंसर फाइंड आउट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोड अंडर कंटिन्यूस सीरीज बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड।
अब देखिए ग्रुपिंग मेथड जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया, सेम वही मेथड है, सेम वही पैटर्न है ग्रुपिंग का, सेम वही पैटर्न है एनालिसिस टेबल का। बस हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर ये करने के बाद जब हमें ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल सेम हम बना लेंगे और हमें ये पता चल जाता है कि मैक्सिमम टिक किस क्लास के हैं, उसके बाद उस क्लास को हम क्या मान लेंगे, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास मानने के बाद उसी मॉडल क्लास की वैल्यू के बेस पर हम L1, F1, F0, F2 और I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया। बस यही कि इसमें हम ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले ग्रुपिंग की टेबल बनाते हैं और फिर एनालिसिस टेबल बनाते हैं, उसके बाद हमें मॉडल क्लास को फाइंड आउट करना होता है। हम डायरेक्टली मॉडल क्लास उसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं अगर हम ग्रुपिंग मेथड से कंटिन्यूस सीरीज़ में मोड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आगे का प्रोसेस सेम है, बस ग्रुपिंग मेथड में हमें ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल बना के मॉडल क्लास फाइंड आउट करना होता है और उसके बाद हमारा फॉर्मूला यूज़ करना होता है और उसको सिंप्लीफाई करके हम जो है ग्रुपिंग मेथड से कंटिन्यूस सीरीज़ में मोड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मोड। न्यूमेरिकली हम मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला से, ऑब्जर्वेशन से, अलग अलग मेथड से, लेकिन कई बार हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन वी लोकेट द मोड वैल्यू ग्राफिकली, यानी कि एक ग्राफ पेपर पे आपको मोड वैल्यू लोकेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो ग्राफिकली भी हम मोड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है हिस्टोग्राम की। हम सभी जानते हैं हिस्टोग्राम क्या है। हिस्टोग्राम एक तरह का बार डायग्राम है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप वहाँ पर होती है, बार्स होते हैं और सभी बार्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की हाइट के अकॉर्डिंग उनकी हाइट होती है और क्लास के अकॉर्डिंग उनकी विड्थ होती है। तो सबसे पहले ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मोड के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सीरीज़ में डेटा है हमारे पास उसका हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और जो बार है उसकी विड्थ सेम रखते हुए, सभी बार को एक दूसरे से कनेक्ट रखते हुए, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग बार की हाइट रखेंगे और इस तरह से हम हिस्टोग्राम बना लेंगे। और हिस्टोग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बार है उस हिस्टोग्राम में, यानी कि जो सबसे अधिक ऊंचाई वाला बार है वो हाईएस्ट वैल्यू वाला बार होता है, उस बार के जो टॉप कॉर्नर हैं, लेफ़्ट और राइट कॉर्नर को हम स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे उसके एडजेसेंट बार से, ठीक है ना। ठीक है, जैसे बार का जो लेफ़्ट कॉर्नर है वो राइट साइड के बार के लेफ़्ट कॉर्नर से मैच हो जाएगा और बार का राइट कॉर्नर जो है, टॉप हाईएस्ट जो बार है उसकी बात कर रहे हैं हम, उसका राइट कॉर्नर जो है वो स्केल से आप स्ट्रेट लाइन से लेफ़्ट बार के राइट कॉर्नर से मैच कर देंगे। इस तरह से क्रॉस लाइन से हमने क्या किया, दोनों कॉर्नर्स जो हैं हाईएस्ट बार के उसको कनेक्ट कर दिया उसके पास वाले बार के कॉर्नर से। और ऐसा करने पर हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है और उस इंटरसेक्शन पॉइंट को जब हम देखते हैं वहाँ से हमें एक वर्टिकल लाइन स्केल से ड्रॉ करनी होती है एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स एक्सिस पे जो वर्टिकल लाइन जिस वैल्यू पे जाके मिलती है, जिस पॉइंट पे जाके मिलती है, उस एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम क्या मानेंगे, मोड वैल्यू मानेंगे। तो इस तरह से ग्राफिकली हम मोड को लोकेट कर सकते हैं, बशर्ते हमें पहले हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद हाईएस्ट जो बार है हमारा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बार है, उसके दोनों कॉर्नर्स को उसके लेफ़्ट और साइड के बार्स के कॉर्नर से हमें जो है स्केल से मिलाना होगा और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और उस आधार पे हमें एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी, जहाँ पर वो वर्टिकल लाइन जाके टच को करेगी, वो वैल्यू हमारी मोड वैल्यू कहलाती है। मोड को हम अर्थमेटिक मीन और मीडियन के वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द मोड व्हेन द मीडियन वैल्यू और मीन वैल्यू इज़ गिवन। सो उसके लिए सिंपल फार्मूला हम यूज़ करते हैं, वो है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर
मीडियन के वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको माइनस कर दें जो हमारी मीन की वैल्यू है, जो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 3 टाइम्स मीडियन को अगर हम 2 टाइम्स मीन से माइनस कर दें तो हमें मोड वैल्यू मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है 35 और मीन दिया हुआ है 20, तो उस कंडीशन में मोड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे z इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 लिखा हमने फॉर्मूले का, ब्रैकेट में मीडियन के वैल्यू लिखी हमने 35 माइनस 2 की वैल्यू लिखी हमने और ब्रैकेट में लिखा हमने 20। तो इस तरह से इसको सोल्व किया। 3 को 35 से, सॉरी यहाँ पर 3 हमें करना है, तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 35 को 3 से करेंगे तो 5 रहेगा पीछे और 105 रहेगा, तो 105 आएगा 35 इंटू 3 से, माइनस 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 आएगा। तो यहाँ पर एक करेक्शन है, आपको ध्यान रखना है। 35 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा और 105 में से आपने 40 माइनस किया तो जो भी आएगा आपका वो हो जाएगा आपका 105 माइनस 40, इट मीन्स 65, और 65 जो आएगा यहाँ पर मोड वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर करेक्शन आपको करना है, ध्यान रखना है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन है, उसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मोड जो वैल्यू होगी वो आपकी 30 नहीं होकर कितनी होगी, 65 होगी। तो मल्टीप्लाई आपको केयरफुली करना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ये है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड। तो मेरिट्स, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या पॉजिटिव साइड है। पहला है कैलकुलेशन ऑफ मोड इज़ वेरी सिंपल एज इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज इट कैन बी फाइंड आउट बाय ऑब्जर्वेशन ओनली। मोड बहुत सिंपल, हमने देखा कि हम केवल ऑब्ज़र्व करके एक सीरीज़ को देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सी सीरीज़ है जो मोड वैल्यू वाली है या किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो बहुत सिंपल होता है ये आइडेंटिफाई करना कि मोड वैल्यू क्या है, क्योंकि जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसी को हम मोड वैल्यू मानते हैं। इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ सीरीज़, इट कैन बी कैलकुलेटेड इवन द ग्रुप्स आर अनइक्वल। तो मोड जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब जो सबसे कम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको फ़र्क पड़ता है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किस वैल्यू की है, उससे ये डिसाइड होती है। थर्ड, मोड इज़ रिप्रेजेंटेटिव एंड रियल मेजर ऑफ द सीरीज़ बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ। तो जो ग्रुप के अंदर जो वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो कहने का मतलब वो उसको मैक्सिमम टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब मोड की वैल्यू एक रियल और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। मोड कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय यूजिंग द हिस्टोग्राम। तो हमने देखा कि ग्राफिकली भी हम मोड को प्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार डायग्राम हिस्टोग्राम बनाकर हम उसको लोकेट कर सकते हैं। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ मोड। नाउ डीमेरिट्स, कुछ मोड में कमियां भी है। क्या कमियां हैं? पहली कमी है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज़। ठीक है, तो मोड हम देखते हैं कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसी को हम क्या मान लेते हैं, मोड वैल्यू मान लेते हैं। तो अदर फ्रिक्वेंसी का हम और अदर वैल्यूज़ का हम कोई कंसिड्रेशन नहीं करते हैं। तो अदर जो ऑब्जर्वेशन है वो एक तरह से नेग्लेक्ट हो जाते हैं। सेकंड, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट। अब आगे मोड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आगे का हमारा कोई कंक्लूज़न इस आधार पे कोई नहीं निकलता है, तो वहाँ पर भी मोड जो है थोड़ा नेगेटिव होता है। इट इज़ एन अनसर्टेन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट ए डेफिनाइट वैल्यू ऑफ मोड। ठीक है, एक तरह से अनसर्टेनिटी रहती है। कई बार जब हम देखते हैं कि दो वैल्यू एक साथ आ जाए, सेम आ जाए, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दो बार आ जाए, तब आपको अनसर्टेनिटी रहती है और उस समय आपको डिसाइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि किसको हम मोड वैल्यू माने, किसको हम मॉडल क्लास माने। उस केस में ग्रुपिंग मेथड हम करते हैं, लेकिन ग्रुपिंग मेथड इज़ नॉट वेरी इजी टास्क। ग्रुपिंग मेथड में हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी, फिर एनालिसिस टेबल बनानी पड़ेगी, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से ग्रुपिंग मेथड जो है वो एक एक्सपर्ट
स्किल का काम है, यानी कि आपको वो टेबल का पैटर्न और वो पूरा याद रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको सही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप उस पैटर्न को याद नहीं रखते हैं, नॉलेज आपको नहीं है, तब आप ग्रुपिंग मेथड से उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ये हमारे जो है ग्रुपिंग मोड के जो डीमेरिट्स है उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा कि 2 जगह पर हमने देखा कि सीरीज़ में जो वैल्यू की मिस्टेक है उसको आप करेक्ट कर लें, गलती हो सकती है किसी से भी। तो जहाँ पर हमने 3 और मीडियन कहा उसको आप 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, 70 वो गलत है। 3 इंटू 35 करने पर जो आएगा वो 105 आएगा, फिर 105 माइनस 14 करेंगे तो 40 करेंगे तो 65 आएगा, तो मोड वैल्यू वहाँ पर 60 है। इसी तरह से एक ग्रुपिंग टेबल में हम कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू को अंडरलाइन करना है, मार्क करना है, उससे कम वैल्यू को नहीं करना है। तो केयरफुली आप इस वीडियो को देखें, समझें, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, एक क्वेश्चन हम समझते हैं, करते हैं, लेकिन जितने उस टाइप के क्वेश्चन होंगे उन सबको अगर हम अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी और वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे से लर्न कर पाएंगे और फाइनली एग्ज़ाम में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आई होप आपको ये मोड टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नोटबुक में रिटन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही आपको मोड में एक्सपर्ट कर सकता है। ठीक है, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर मोड, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।